तो इस टॉपिक को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेयरिंग हाउसेस के बारे में, फिर हम जानेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड्स के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे जब सीड्स हमें मिल जाएंगे तो उनका इंक्यूबेशन किस तरह से किया जाता है, ब्लैक बॉक्सिंग नाम की एक एक्टिविटी होती है, और उसके बाद हम जानेंगे ब्रशिंग, साथ में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में सेरिकल्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है रेयरिंग, माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून्स। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि ये वीडियो जो है वो एक तरह से पार्ट सेकंड है, यानी कि इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर भी हमने इसी टॉपिक के बारे में बात करी थी, यानी कि हमने रेयरिंग, माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून्स के बारे में जाना था। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत लंबा है, इसलिए हमने इसको अलग अलग सब टॉपिक्स में बांट दिया था। तो इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने सबसे पहले जाना था कि रेयरिंग हाउस क्या होते हैं, और साथ में हमने जाना था प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड्स के बारे में। सीड्स यानी कि सिल्क वॉर्म्स के जो एग्स होते हैं, तो वो एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि उनका इंक्यूबेशन किस तरह से किया जाता है। इंक्यूबेशन के बाद हमने जाना था कि ब्लैक बॉक्सिंग नाम की एक एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है ना, तो उसके बारे में हमने बात करी थी। साथ में हमने ब्रशिंग के बारे में भी अच्छे से बात करी थी, और एट लास्ट हमने पिछली वीडियो में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है रेयरिंग के लिए, उसके बारे में भी बात करी थी। तो इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं फीडिंग ऑफ लार्वा के बारे में, यानी लार्वा को अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से खिलाना चाहिए, है ना। तो उस फीडिंग के बारे में हम बात करेंगे, कितना खिलाना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मलबरी लीव्स। फीडिंग क्या करते हैं हम ये लार्वा सिल्क वर्म की, मलबरी लीव्स। तो मलबरी लीव्स हम कितना खिलाने वाले हैं, कब खिलाने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे बेड क्लीनिंग एंड स्पेसिंग के बारे में। बेड मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो इनका रेयरिंग बेड या रेयरिंग ट्रे होती हैं उनकी साफ़ सफाई किस तरह से की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद आज हम बात करेंगे केयर वाइल मॉल्टिंग आप जानते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं इंसेक्ट जो होता है वो अपनी स्किन जो है उसे छोड़कर हम देखते हैं वो और थोड़ा डेवलप हो जाता है ना। तो मॉल्टिंग जो होती है उसके अंदर हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून्स के बारे में, यानी कि किस तरह से उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, वो इस टॉपिक को पढ़ते वक्त हम जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून, यानी कोकून्स को किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है। एट लास्ट हम जानेंगे कि ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द कोकून्स, कि जो कोकून्स हमें मिलते हैं उनसे धागा, या कह सकते हैं कौन सा धागा, सिल्क का धागा किस तरह से बनाया जाता है। उसके अंदर 3 हम देखते हैं जो डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने से ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो के अंदर सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है फीडिंग ऑफ लार्वा, यानी लार्वा को क्या खिलाना चाहिए और कितना खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए ये तो आप जानते हैं, क्या, मलबरी लीव्स। तो मलबरी लीव्स किस तरह से खिलानी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, द मेन आइडिया ऑफ द फीडिंग इज टू नॉरिश ऑल वर्म्स साइमल्टेनियसली एंड इक्वली टू इंश्योर यूनिफॉर्म ग्रोथ। हमारे मेन जो हम देख रहे हैं, ये फीडिंग किस तरह से की जानी चाहिए, रेयरिंग के दौरान फीडिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि भाई सारे वर्म्स जो है वो नॉरिश हो सके, मतलब सबको ही न्यूट्रिशन मिल सके, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ मिल सके और इक्वली मिल सके, है ना। जितने भी हमारे पास रेयरिंग के वर्म्स हैं जिन्हें हम पाल रहे हैं, उन्हें बराबर मात्रा में क्या मिलना चाहिए, नॉरिशमेंट या कह सकते हैं न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, टू एंश्योर यूनिफॉर्म ग्रोथ, ताकि सभी की ग्रोथ एक जैसी हो, यूनिफॉर्म हो, अच्छी हो, है ना। ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर बाद में वो कोकून अच्छा बनाएंगे, अच्छा खिलाओगे तो वो अच्छा प्रोडक्ट बना के देगा, है ना भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर कोकून्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे तो उनका सिल्क भी ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है किस तरह से हमें फीडिंग करनी है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टार लार्वा आर फेड विथ चॉप्ड लीव्स। अगर आपने इस वीडियो के पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे कि सिल्क वर्म के अंदर हम देखते हैं 4 बार मॉल्टिंग होती है। कितनी बार? 4 बार मॉल्टिंग होती है। तो
हर बार मॉल्टिंग होने से हम देखते हैं इसकी लार्वल स्टेज में अपने आप में हम देखते हैं 5 अलग अलग इंस्टार होते हैं, 5 स्टेजेस होती हैं लार्वा की। तो उन 5 स्टेजेस में से हम देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेज है वहाँ हम देखते हैं इन जो लार्वी होते हैं जो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, तो उन छोटे साइज लार्वा को छोटे साइज़ की ही लीव्स दी जाती हैं। लीव्स तो छोटी होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं उन्हें चॉप्ड कर देते हैं यानी काट देते हैं। तो कटी हुई छोटी लीव्स जो है उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो इजीली उसे खा पाएँ, कंज्यूम कर पाएँ। एन एंटायर शूट कैन बी गिवन टू 4th and 5th इंस्टार। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि 4th और 5th स्टेज के जो लार्वा हैं उनको पूरी की पूरी क्या दी जा सकती है, लीव्स दी जा सकती हैं या शूट दिया जा सकता है यानी तना दिया जा सकता है जिसपे पत्तियां लगी हुई हो। यानी कि मतलब वो हुआ बड़ी साइज़ की जो लीव्स हैं वो उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। पत्तियां ऑफकोर्स थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी, है ना। तो कहने का मतलब उनके पास मैंडिबल्स या ऐसे हम दांत या कह सकते हैं माउथ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिससे कि वो जो 4th and 5th स्टेज के लार्वा हैं वो आसानी से उसे कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से हम 4th and 5th स्टेज की लार्वा को मलबरी लीव्स दे सकते हैं। और हम देखते हैं आउट ऑफ 85% इज यूज्ड बाय 4th and 5th इंस्टार ऑफ लार्वा। आउट ऑफ 85% वाट 85% ऑफ फीडिंग, है ना। जितना भी हम ये लीव्स खिला रहे हैं, क्वांटिटी खिला रहे हैं, उसका 85% जो है रेयरिंग के दौरान, है ना। अगर मान लो मैंने 100 किलो अगर पूरी रेयरिंग के अंदर खिलाया है तो 85 kg जो होगा 85 किलो तो कहीं ना कहीं लास्ट के स्टेजेस वाले जो होते हैं इंस्टार 4th and 5th वो ज़्यादा खाते हैं। क्यों? पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कहा था लेट स्टेज के जो लार्वा होते हैं लेट एज वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं वो वेरोशियस फीडर होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी बॉडी ग्रोथ कर चुकी है, वो बड़े हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स उनकी बॉडी की डिमांड कहीं ना कहीं ज़्यादा है फूड के लिए, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वैसे, है ना। तो इसी वजह से लिखा है अबाउट 80 to 85% आप मान सकते हैं इज यूज्ड बाय 4th and 5th इंस्टार ऑफ द लार्वा। ओके, तो अब लार्वा के स्टेजेस के अंदर क्वांटिटी की एक टेबल है जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये जो लार्वा के स्टेजेस हैं उसमें क्वांटिटी कितनी देखते हैं हम लीव्स की। तो फर्स्ट स्टेज के तो 2 से 3 kg लार्वा खाते हैं। सेकंड के अंदर हम देखते हैं 4 to 6 kg लार्वा खाते हैं। थर्ड स्टेज के जो होते हैं वो 24 से 30 किलो खाते हैं। और वहीं हम देखते हैं फोर्थ जो है वो 70 to 80 kg और लास्ट फिफ्थ स्टेज में भी 70 to 80 kg लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ लीव्स कौन सी, मलबरी लीव्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना। और नंबर ऑफ फीडिंग पर डे, इंडियन सेरिकल्चर के हिसाब से अगर आपसे इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सेरिकल्चर के हिसाब से बताओ कि भाई कितनी एक दिन के अंदर कितनी बार खिलाना होता है सिल्कवर्म को, तो आप लिख सकते हैं 4 times, 4 बार उन्हें खिलाया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर उस फीडिंग को हम 4 बार की जगह 5 तक भी ले जा सकते हैं इस तरह से। यानी कि हम फर्स्ट स्टेज के अंदर तो दिन में 4 बार ही खिलाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम या रात जो भी है पर्टिकुलर टाइम पे इन्हें खिलाया जा सकता है। सेकंड स्टेज में भी 4 बार, थर्ड स्टेज में भी 4 बार दिन में खिला सकते हैं हम। और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेजेस जो हैं उसमें 5 बार भी खिला सकते हैं, क्योंकि फीड ऑफकोर्स ज़्यादा है तो उसे अलग अलग टाइम पे प्रोवाइड कराया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना फीडिंग ऑफ लार्वा के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फीडिंग ऑफ लार्वा के अंदर जो कि है फीडिंग ड्यूरिंग मॉल्टिंग। मॉल्टिंग तो वैसे आप जानते हैं, या नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ मॉल्टिंग के बारे में, क्योंकि उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे केयर वाइल मॉल्टिंग, है ना। तो मॉल्टिंग के अंदर बारे में हम जानेंगे। तो उस मॉल्टिंग में हम देखते हैं लार्वा को कुछ खाते नहीं, लार्वा जो है इनएक्टिव से हो जाते हैं। इनएक्टिव से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लार्वा कहीं ना कहीं अपनी ऐसी स्टेज में है जहाँ से उसकी स्किन हट रही है, वो और ग्रोथ करके मतलब अपनी नेक्स्ट स्टेज में आ रहा है, एक इंस्टार से नेक्स्ट इंस्टार स्टेज में आ रहा है। तो उस पीरियड के अंदर, उस मॉल्टिंग के पीरियड के अंदर लार्वा कुछ नहीं खाते। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। मॉल्टिंग के दौरान जो लार्वा है वो इनएक्टिव से हो जाते हैं, वो कुछ खाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं फीडिंग ऑफ लार्वा के टाइम। तो उस वक्त ये थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब मॉल्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, और फिर से एक्टिव होने के बाद वापस अच्छे से अपनी लीव्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कुछ बातें याद रख सकते हैं फीडिंग ऑफ लार्वा के बारे में। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेड क्लीनिंग एंड हाइजीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपने घरों में और अपने मोहल्लों के अंदर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। क्यों? ताकि हमारे अंदर कोई बीमारियां ना आए, है ना। तो वैसे ही यहाँ बेड क्लीनिंग भी करनी चाहिए हमें। क्यों? ताकि इन सिल्कवर्म्स के अंदर कोई बीमारियां वगैरह ना हो, है ना। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, पीरियोडिक रिमूवल ऑफ अनकंज्यूम्ड ड्राई लीव्स एंड मिक्सड विथ फीकल मैटर। पीरियोडिक रिमूवल मतलब समय समय पर जो हम हटाते रहें गंदगी को। और क्या क्या है हमारे यहाँ पे तो देख रहे हैं हम, अनकंज्यूम्ड
लीव्स अनकंज्यूम्ड का मतलब समझ सकते हैं आप, जो लार्वा ने पत्तियाँ खाई ना हो, जो बचा कुचा पार्ट हो लीव्स का वो। और हम देख सकते हैं ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियाँ, और मिक्स्ड विथ फीकल मैटर, उनके अपशिष्ट के साथ मिली हुई कहीं ना कहीं जो पत्तियाँ वगैरह हैं। एंड हम देखते हैं एक्सक्रीटा ऑफ लार्वा, लार्वा के ही जो एक्सक्रीटा है ना, उनकी जो गंदगी है कहीं ना कहीं उसे हमें साफ करके रखना चाहिए, विच इज़ अनफिट फॉर फीडिंग फ्रॉम रेयरिंग बेड। अगर वो वहाँ रहेंगे तो फिर वो अनफिट कर सकते हैं कैसे, तो हम देख रहे हैं लार्वा को। नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा अगर हम रिमूवल करेंगे तो उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। कहाँ पे, उस रेयरिंग बेड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होंगे, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, तो उससे हमारे कहीं ना कहीं लार्वा जो है वो हेल्दी रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से, इस वजह से हम देखते हैं बेड की क्लीनिंग और हाइजीन करते रहने चाहिए समय समय पर। ओके, अब इसका जो मेथड है वो भी मेनली एक तरह से ब्रशिंग के जो मेथड थे उसी तरह से आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं लार्वा को जिस ट्रे में रखा गया है उसके ऊपर नेट रख दिया जाए और उस नेट के ऊपर लीव्स रख दी जाए, और लीव्स रख दी जाएंगी तो जो लार्वा है वो उन लीव्स के नेट से होते हुए उन लीव्स पे आ जाएंगे और उस नेट के साथ में उन लीव को हटा लिया जाएगा, तो वो जो ट्रे खाली हो जाएगी तो उसे हम साफ़ सफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद उन्हें उसी ट्रे में सैनिटेशन वगैरह साफ़ सफाई के बाद वापस उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इस तरह से बेड क्लीनिंग के मेथड्स वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने ब्रशिंग के टाइम पर पढ़े थे, है ना। और हम देखते हैं स्पेसिंग के बारे में। स्पेसिंग मतलब जगह बनाए रखना, सबको सही जगह मिलनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब हम देख रहे हैं क्राउडेड सिचुएशन इन रेयरिंग ट्रेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी। अगर एक ही ट्रे में बहुत सारे लार्वा आ चुके हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हमने रख दी है, तो उससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो है कहीं ना कहीं नमी जो है उस ट्रे के अंदर बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर वगैरह की दिक्कत होने लगेगी, तो ठीक से वो रेयरिंग नहीं हो पाएगी उन लार्वा की वहाँ पे। एंड हीट एंड फर्मेंटेशन ऑफ लिटर या हम देख सकते हैं जो सूखा पत्तियों के वेस्ट वगैरह हैं वो फर्मेंट होने लगेंगे और कहीं ना कहीं कुल मिला के दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कहीं ना कहीं, है ना, उस ट्रे में, तो पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, विच विल कॉज अंडर डेवलपमेंट ऑफ लार्वा। लार्वा की डेवलपमेंट अच्छे से वहाँ नहीं हो पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब उनकी स्पेसिंग हो रखनी चाहिए। स्पेसिंग से मतलब यहाँ ये है कि मान लीजिए फर्स्ट इंस्टार के लार्वा हैं तो उन्हें कोई पर्टिकुलर जगह पे रख रखा है ना। सेकंड स्टार के लार्वा हैं तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा जगह देनी चाहिए हमें। थर्ड स्टार के हैं तो थोड़ी और ज़्यादा जगह में रखें। फोर्थ में है तो और ज़्यादा जगह में रखें। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है तो जितना जैसे जैसे लार्वा बढ़ते जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी पड़ती है ना। पर्टिकुलर जगह में कितने लार्वा आने चाहिए। स्क्रीन के पार आपके पास एक चार्ट आ रहा होगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2000 कहीं ना कहीं हम लार्वा जो है उसके लिए कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फर्स्ट इंस्टार स्टेज में कितनी होती है, सेकंड में कितनी होती है, थर्ड में कितनी होती है। तो आप उस चार्ट को भी अब नोट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए। और हम देखते हैं स्पेसिंग इज डन यूजुअली विद द बेड क्लीनिंग एंड इज गिवन वंस इन अ डे, है ना। बेड क्लीनिंग जो है वो हम देखते हैं बेड क्लीनिंग के साथ ही हम स्पेसिंग को प्रोवाइड कराते हैं ना। जैसा कि मैंने बताया बेड क्लीन कर रहे हैं हम, तो अगर हम शिफ्ट कर ही रहे हैं तो वापस उसे शिफ्ट करना तो इस तरह से करें कि ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस तरह से आप कुछ बातें याद रख सकते हैं बेड क्लीनिंग और स्पेसिंग के बारे में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है केयर ड्यूरिंग मॉल्टिंग। मॉल्टिंग आप जानते हैं कि कोई भी इंसेक्ट या लार्वा जो होता है वो अपनी आउटर स्किन को जब हटा देता है और थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है अपने साइज़ के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहीं ना कहीं मॉल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। ठीक है, इस एक्डाइसिस को भी आप याद रखें, ये टर्म इन केस आपके सामने आ जाए तो आपको पता हो ये मॉल्टिंग के बारे में ही बात हो रही है ना। तो एक्डाइसिस या मॉल्टिंग के दौरान हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए लेयरिंग के अंदर, तो हम देख सकते हैं इन कमर्शियल रेसेस ऑफ सिल्कवर्म मॉल्टिंग अकर्स 4 टाइम्स। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, मॉल्टिंग इसकी लाइफ साइकिल में 4 बार होती है, जिससे हम 5 इनके अलग अलग लार्वल स्टेजेस देखते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो मॉल्टिंग 4 बार होती है, लास्टिंग फॉर 15 to 30 आवर्स। ये 15 से 13 घंटे तक का पीरियड होता है जिसके अंदर वो जो इंसेक्ट या लार्वा है, यहाँ हमारे केस में तो लार्वा ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिल्कवर्म लार्वा, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपनी मॉल्टिंग करता है। तो वो कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे तक का टाइम लेता है इस दौरान। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग प्री मॉल्टिंग स्टेज। मॉल्टिंग से पहले ही लार्वा सुस्त पड़ने लगते हैं इन द सेंस वो खाना पीना कम कर देते हैं, लीव्स को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। उस कंडीशन में हम देखते हैं बेड इज़ क्लीन्ड एंड वाइडर स्पेस इज प्रोवाइडेड। उस कंडीशन में उन लार्वा को अलग बेड की स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करानी चाहिए और बेड को क्लीन कर देना चाहिए। और विथ लेस
क्वालिटी ऑफ फीड। विथ लेस क्वालिटी ऑफ फीड मतलब उस दौरान हम फीड अगर ज़्यादा ना भी दें तो चलेगा। क्यों? क्योंकि प्री मॉल्टिंग के बाद मॉल्टिंग स्टेज में तो लार्वा खाना खाएगा ही नहीं, है ना, तो हम लेस क्वालिटी ऑफ फूड भी उस टाइम दौरान प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। सच लार्वा स्टॉप फीडिंग के बारे में किसके बारे में हो रही बात? अब तो हम देख रहे हैं मॉल्टिंग के दौरान। मॉल्टिंग के दौरान लार्वा जो है वो फीडिंग करना बंद कर देता है, स्टॉप फीडिंग, माइग्रेट टू ड्राई कॉर्नर ऑफ बेड का जो सूखा जगह होगी वो कोशिश करेगा उस तरफ जा सके, यानी ह्यूमिडिटी जहाँ कम होगी उस जगह ये जाने की कोशिश करेगा। होल्ड्स इट्स बॉडी वर्टिकली, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये खींच के रख लेता है, ऐसे वर्टिकल हो जाता है। और हम देखते हैं अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, एंड रिगल्स आउट ऑफ इट्स स्किन, अपनी पुरानी स्किल्स में से अपनी पुरानी स्किन में से ये बाहर निकल आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से इसकी मॉल्टिंग होती है। और मॉल्ट हुआ लार्वा जो होता है वो उसकी जो स्किन होगी वो कहीं ना कहीं अब शाइनी होगी, क्योंकि नई स्किन आएगी, वो नई शाइनी स्किन सी होती है उसकी, है स्टाउट बॉडी होगी उस दौरान। तो कहने का मतलब उस तरह से हम लार्वा की मॉल्टिंग स्टेज को देख सकते हैं, है ना। तो उस दौरान वो खाना कम कर देता है, तो हम उस टाइम लेस क्वालिटी ऑफ फीड भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स लाइक रेशम कीड़ उषाड़ RKO, है ना। रेशम कीड़ उषाड़ कहा गया है, ये क्या चीज़ है वास्तव में? ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये रेशम कीड़ उषाड़ और लेबेक्स और ये दो चीज़ें जो हैं RKO, ये डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं टू रिड्यूस ग्रेसरी एंड मस्केडाइन डिजीज़। दो पर्टिकुलर डिजीज़ जो हैं उनका खतरा कम हो इस मॉल्टिंग के दौरान हो सकता है, इस वजह से हम इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एंड फैसिलिटेट्स यूनिफॉर्म मॉल्टिंग, और मॉल्टिंग भी उस तरह से सही हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है। तो कहने का मतलब एक इस तरह के पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं, कौन सा? RKO और लेबेक्स का यूज़। ये दोनों पर्टिकुलर जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो अलग अलग जगह से डेवलप्ड हैं, कहीं ना कहीं ये मैसूर से डेवलप्ड है, और हम देख रहे हैं ये लेबेक्स जो है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ब्राह्मपुर से डेवलप्ड डिसइंफेक्टेंट है। तो कहने का मतलब इनका इस्तेमाल भी मॉल्टिंग के दौरान किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना केयर वाइल्ड मॉल्टिंग के बारे में। ओके, तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं माउंटिंग के बारे में। अब माउंटिंग के बाद हार्वेस्टिंग के बारे में और बात करेंगे, और हार्वेस्टिंग के बाद कोकून से किस तरह से सिल्क अलग किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, है ना। तो माउंटिंग क्या है? माउंटिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से, आप जरूर याद रखें इसे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग दी राइप वर्म्स मतलब पके हुए वर्म्स, पके हुए इन द सेंस जो फुल्ली मैच्योर्ड वर्म्स हैं। हम फुल्ली मैच्योर्ड वर्म्स किन्हें कह रहे हैं? तो हम देख रहे हैं फुल ग्रोन 5th इंस्टार रेडी टू स्पिन कोकून। 5वीं इंस्टार का जब लार्वा आ चुका है तब वो क्या होगा? ऑफकोर्स अपनी प्यूपा स्टेज पे जाएगा। एग से लार्वा आया, लार्वा ने अपनी 5 लाइफ स्टेजेस मतलब कह सकते हैं 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th इंस्टार को कवर किया है। अब वो उसके बाद वो प्यूपा स्टेज में जाएगा। तो जो प्यूपा स्टेज में अपने चारों तरफ कोकून बनाएगा, तो अब मतलब कहने का मतलब ये हुआ 4th इंस्टार का जो लार्वा है वो रेडी टू स्पिन है, मतलब अपना स्पिन मतलब आप समझ सकते हैं बुन सकता है, अपना कोकून को बना सकता है ना। 2 अप्लायंसेस यूज्ड टू सपोर्ट दी स्पिनिंग लार्वा मतलब अपने चारों तरफ जो कोकून बना रहा है वो लार्वा को हम अप्लायंसेस में शिफ्ट कर देते हैं। अप्लायंसेस मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी जगह जहाँ पे वो अपना जो लार्वा है वो अपने चारों तरफ कोकून आसानी से बना सके, है ना। हमको ये तो समझ आ गया कि भाई खाना पीना जितना करना था कर लिया, अभी अपने चारों तरफ हमारे काम की चीज़ बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज में लार्वा जो है वह ऐसा कोना ढूंढने लगता है उस रेयरिंग बेड में जहाँ पे क्या हो, नमी कम हो और वो आसानी से अपनी कोकून बना सके। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, ढूंढ क्यों रहा है, हम ही उठा के ले चलते हैं कहाँ, ऐसी जगह जहाँ पे इसे आराम से कोकून बना सकने में आसानी हो। तो हम इसे कहाँ शिफ्ट करते हैं? तो हम देखते हैं दैट इज़ मॉन्टेजेस और कोकूनेजेस। मॉन्टिंग कर रहे हैं तो मॉन्टेजेस नाम लिख दिया उस जगह उस चीज़ का, और या उसे हम कोकूनेज भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ कोकून बनाएगा। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो आप चंद्रिका नाम याद रख सकते हैं। चंद्रिका मतलब चंद्र के समान गोल गोल एक तरह का स्पाइरल के रूप में हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर उन वर्म्स को रख दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तब वो आराम से अपने चारों तरफ कोकून्स बनाना स्टार्ट कर दे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, माउंटिंग कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप याद रखेंगे। मॉल्टिंग एंड माउंटिंग रात दिन का फर्क है, तो आप उसे याद रखेंगे, है ना। अब हम देखते हैं स्पिनिंग थ्रेड एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर मिनट। आइडियली हम देखते हैं एक सिल्क वर्म जो है वो 1 मिनट में 15 सेंटीमीटर तक का क्या बना देता है,
कोकून जो है वो धागा जो है अपने निकाल लेता है। धागा या कैसे निकालता है वास्तव में आप भी जानते हैं, इसकी जो लार्वल ग्लैंड्स हैं, है ना, कहीं ना कहीं सलाइवरी ग्लैंड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड से अपना ये प्रोडक्ट निकालता है और उससे चारों तरफ वो बुनना शुरू कर देता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कैसे बुनता है, तो बाहर से अंदर की तरफ कोशिश करता है कि वो बाहर से अंदर की तरफ करते 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 अपने आप को लपेट ले, है ना, तो इस कंडीशन में, ताकि वो रेस्टिंग पीरियड यानी प्यूपा के अंदर आराम से जा सके। तो ऐसा होता है इसके अंदर। अब हम देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करें। हमें समझ आ गया कि भाई कोकूनोज में डाल दिया था, कोकूनोज के अंदर उसने कोकून में बना लिए। अब हम उसे अलग करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि जो एग जैसे दिखने वाले कोकून हमें मिलेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, उनको अलग करेंगे, तो वो हार्वेस्टिंग कहेंगे उसे हम। तो ये हम देखते हैं आफ्टर हार्डनिंग ऑफ प्यूपल क्यूटिकल, प्यूपा की क्यूटिकल हार्ड हो जाती है, एंड बिफोर इमरजेंस ऑफ एडल्ट मॉथ। प्यूपा से क्या स्टेज बाहर आती है, मॉथ, एडल्ट मॉथ। एडल्ट मॉथ के पास ऐसा कह सकते हैं हम एल्केलाइन केमिकल होता है जिससे वो छेद कर कोकून को बाहर आ सकता है। तो कहने का मतलब वो छेद के जब बाहर आएगा तो कोकून का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो हम तो चाहते नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो धागा है वो हमें एक ही तार के रूप में मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसे इसी स्टेज के अंदर मार दें। प्यूपा स्टेज के अंदर ही इन इंसेक्ट को किल कर दिया जाएगा। इसे हम स्टिफलिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम स्टिफलिंग कहते हैं, जिसकी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ हार्वेस्टिंग, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एडल्ट की इमरजेंस, एडल्ट बाहर आए उससे पहले ही हम क्या कर लेते हैं, कोकून्स को कलेक्ट कर लेते हैं। द 5th डे इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रॉपिकल। कहीं 3 से हम 5 दिन देखते हैं कि ये जो है कोकून बना के तैयार हो जाते हैं कोकून्स। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल वेराइटीज़ के अंदर 5वें दिन हार्वेस्टिंग की जा सकती है और 8वें से 9वें दिन की जा सकती है टेम्परेट वेराइटीज़ के अंदर उनकी हार्वेस्टिंग। ओके, तो इस तरह से हमने फटाफट एक रूप में जान लिया क्या, माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग के बारे में। ओके, तो एट लास्ट फटाफट से एक छोटे से टॉपिक के बारे में और बात कर लेते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही, यानी कि स्टिफलिंग, रीलिंग एंड स्पिनिंग। ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इन्हें, है ना। तो क्या है ये टॉपिक, तो हम देख रहे हैं ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून। कोकून से सिल्क किस तरह से अलग किया जाता है। तो 3 मेन चीज़ें हैं जो कि है पहला स्टिफलिंग। स्टिफलिंग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, क्या, द प्रोसेस ऑफ किलिंग द प्यूपा इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर जो प्यूपा जिंदा है उसे मार दो। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, ताकि उसमें से वो एडल्ट फॉर्म बाहर ना आए, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं हार्वेस्टिंग तो फटाफट कर ली ताकि एडल्ट बाहर ना आ पाए। अब उसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कोकून को, यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट या स्टीम के अंदर, है ना, तो गर्म पानी या भाप के अंदर इस तरह से ट्रीट किया जाए कि प्यूपा जो है वो अंदर ही मर जाए, है ना। क्यों, ताकि प्यूपा मर जाएगा तो फिर एडल्ट बाहर नहीं आएगा, है ना। तो रिड्यूसिंग द हाई मॉइस्चर लेवल टू कोकून, है ना, इससे क्या करते हैं, मॉइस्चर लेवल जो होता है वो कोकून का बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं हम ज़्यादा गर्म पानी में रखने से या स्टीम से। तो उससे क्या होगा, टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ एडल्ट मॉथ। एडल्ट मॉथ है वो बाहर ना आ पाए। बाहर क्यों ना आ पाए आप भी जानते हैं, क्योंकि वो अगर बाहर आएगा तो वो छेदते हुए आएगा, मतलब हटाते हुए आएगा, कोकून को फाड़ के बाहर आएगा, तो उससे कोकून के ऊपर जो सिल्क है वो धागा टूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो धागा टूट जाए, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं स्टिफलिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रीलिंग। तो रीलिंग क्या प्रोसेस है हम देखते हैं। प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग, यानी अब उस कोकून से सिल्क हटाकर उसकी रील बनाना। रील वो इंस्टाग्राम वाली रील की बात नहीं कर रहे हैं हम, रील मतलब कौन सी रील, जिसकी हम देख रहे हैं धागे की जो रील्स बनाई जाती हैं, है ना। तो ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस है, मशीनों के अंदर हम देखते हैं जिससे कोकून से धागा अलग किया जाता है और उसकी रील्स बना दी जाती है, तो इसे हम रीलिंग कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और बहुत मज़ेदार हैं ये, कि 1 कोकून कंटेन 1 to 1.5 किलोमीटर लॉन्ग थ्रेड। एक कोकून के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर तक का धागा निकल सकता है। 1 से 1.5 किलोमीटर या 1000 से 1500 मीटर्स के रूप में जो धागा है निकल सकता है। बहुत अमेजिंग बात लगती है, इतना सा इंसेक्ट जो है वो इतना लंबा धागा बना देता है ना। एवरेज 25,000 कोकून्स मेड 450 ग्राम ऑफ सिल्क। एवरेज 25,000 हम देख रहे हैं जो कोकून्स हैं, उनसे 450 ग्राम ही सिल्क हमें मिलता है, ठीक है, 450। तो और सिल्क की इसीलिए हम देख रहे हैं इतना सारा सब कुछ करना पड़ता है, सेरिकल्चर है इसलिए बहुत महंगा भी होता है ना। तभी तो इसे क्वीन ऑफ दी टेक्सटाइल कहा जाता है ना। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने सबसे पहले वीडियो में बात करी थी। अच्छा, इस तरह की जो सिल्क हमें मिलता है उसे रॉ सिल्क कहते हैं, कच्चा सिल्क कहते हैं। अब इस कच्चे सिल्क का हम क्या करते हैं, हम इसकी स्पिनिंग करते हैं। कोकून के टाइम पे लार्वा ने जो स्पिनिंग करनी थी वो कर दी, अब हमारी बारी है, हम क्या करेंगे, रॉ सिल्क इज बॉइल्ड एंड देन वॉश्ड विद द एसिडिक केमिकल। एसिडिक केमिकल के अंदर इसे धोकर उसे क्या किया जाता है, बॉयल वगैरह किया जाता है।
बॉईल किया जाता है, देन वॉश्ड विद द एसिडिक केमिकल, एसिडिक केमिकल से इसे धोया जाता है। द सिल्क इज कॉल्ड फाइबर सिल्क, और इससे जो सिल्क हमें मिलेगा वो फाइबर सिल्क है। ऐसा क्यों किया हमने? दिस प्रोसेस गिव्स दी स्ट्रेंथ टू द सिल्क। अब ये सिल्क जो है वो धागा मजबूत हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, उसको आराम से हम साड़ियाँ वगैरह बनाने में काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो ये थी। एक चौथी डेफिनेशन और है इंपॉर्टेंट, वो है स्पन। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सिल्क, जैसे ये फाइबर सिल्क है तो वो स्पन सिल्क है। तो उस स्पन सिल्क के अंदर हम क्या देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो टुकड़े होते हैं रील्स के दौरान, या हम कहीं ना कहीं जो सिल्क के धागे के टुकड़े जो होंगे, है ना, जरूरी थोड़ी कि 1 से 1.5 किलोमीटर ही निकलेगा सारा लंबा लंबा, है ना। तो अगर कहीं टुकड़े वगैरह भी अगर हमारे पास हैं तो उनको यूज़ करते हुए लेस देन गुड क्वालिटी, मतलब अच्छी बेस्ट क्वालिटी का तो नहीं होगा वो सिल्क, लेकिन अगर इस तरह से टुकड़ों को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं सिल्क बना रहे हैं हम, तो स्पन सिल्क कहते हैं। ओके, तो फाइबर सिल्क और स्पन सिल्क के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। और इस तरह से हमने पढ़ लिया कंप्लीट रेयरिंग, हार्वेस्टिंग एंड माउंटिंग, है ना, ऑफ सिल्क, इसके बारे में। तो इस तरह से हमने इस वीडियो को आज कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून के बारे में भी एट लास्ट बात कर ली। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे फ्री में डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने कहाँ से, कौन कौन सी साइट से कलेक्ट करी है, उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप कहीं पढ़ाकू बच्चे हैं, आप और अच्छे से चीज़ों को समझना पसंद करते हैं, तो उन लिंक्स को यूज़ करते हुए आप उन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वीडियो जो है पार्ट 2 है, और इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स टाइटल है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, इसके ऊपर हम लार्क कल्चर और एपीकल्चर के ऊपर अच्छे से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साथ में हमने ऐसे इंसेक्ट्स ऑर्डर जिसमें प्रीडेटर्स और पैरासिटॉइड्स आते हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बात कर ली है। तो इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में इस चैनल की और भी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।